हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। और जनरली ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने भी अराइज होते हैं कि क्या हमें अपने स्पर्म फ्रीज करवा लेने चाहिए या नहीं, या फिर कभी कभार आईवीएफ या आईयूआई के प्रोसीजर में वो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि अपने स्पर्म फ्रीज करवा लो। कब, क्यों, किस लिए और क्यों करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए, मैं आज सब के आंसर आपके सामने लेकर आया। तो सबसे पहली बात समझना कि हमें फ्रीजिंग क्यों करवाना चाहिए या क्यों नहीं करवाना चाहिए। आप सिंपल सी बात समझो, फ्रीजिंग की रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ सकती है जब मैं जिंदा ना हो रहा हूँ, या फिर मेरा कोई ऐसा ट्रीटमेंट होना है जिसकी वजह से मेरी फर्टिलिटी हैम्पर हो सकती है, या फिर मेरी आगे जाकर कोई ऐसी ट्रबल हो सकती है जिसकी वजह से मैं कोई भी जगह पे जा रहा हूँ, जैसे कि आर्मी, पुलिस, जहाँ पर मेरे को ये है कि मेरे को लॉन्ग टाइम एक जगह रहना है जब विदाउट फैमिली, और पता नहीं है कि वापस आऊँ या ना आऊँ, तो मैं अपने स्पर्म फ्रीज करवा सकता हूँ। इसीलिए करवा सकता हूँ क्योंकि उसके थ्रू मैं शायद अपनी फैमिली क्रिएट कर सकूँ अपने बाद। तो ये एक लॉजिक कहता है, जहाँ पर मैं ये कहता हूँ जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स हो गए, जब उनकी कैंसर की कोई सर्जरी होनी है उससे पहले उनके अगर स्पर्म विजिबल हैं तो स्पर्म अपने फ्रीज करवा सकते हैं। दूसरा, जहाँ पर देखा जाता है कि आर्मी के पर्सनल्स हैं, उनके 2-2 साल एक जगह पे रहना है या किसी वॉर जोन में जाना है तो वो अपने पहले फ्रीज करवा सकते हैं। या इसी के साथ ट्रीटमेंट हुआ है या कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद कोई रेडिएशन चलनी है या फिर कोई कीमोथेरेपी चलनी है जिसकी वजह से हमारी फर्टिलिटी हैम्पर होगी, तो हम उससे पहले फ्रीज करवा सकते हैं। या फिर आपने कोई वेरिकोसील की सर्जरी प्लान कर रखी है और अभी स्पर्म हैं, तो आप उससे पहले अपने स्पर्म फ्रीज करवा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब अगर आप को पता है कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। अब रह गई बात सेकेंडरी कि हमें क्यों ज़रूरी है करवाना, तो मेरा आंसर यही रहेगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं आई है या फिर आपके साथ कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं हो सकती, तो ज़रूरत नहीं होती कि आप फ्रीजिंग करवाओ। ठीक है, हाँ, कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि जहाँ पर आईवीएफ के प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पर पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आप फ्रीज करवा लो, आगे का कुछ पता नहीं है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर हम ये कहते हैं कि एजोस्पर्मिया था और वो करते कराते 10 मिलियन 15 मिलियन के आसपास स्पर्म काउंट आ गए और वो हेल्दी स्पर्म काउंट है, और उनका हमें ये पता है कि लेटर फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब कि आज स्पर्म काउंट 15 मिलियन है, कल एकदम से ही वो सीधा 8 मिलियन पे पहुंच गए, फिर अगले दिन फिर वो कभी 15-20 मिलियन पे पहुंचे, फिर उसके बाद सीधी एक ड्रॉप मारी उन्होंने सीधा 8 मिलियन की, क्योंकि वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस ढंग से वर्क नहीं कर पा रही जिस प्रोसेस से उससे करना चाहिए था। तो ऐसी स्टेज पर भी मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर आप फ्रीज करवा सकते हैं। अब कुछ जगह होती है कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि एजोस्पर्मिया के बाद एकदम से स्पर्म काउंट आए और उस मोमेंट पे आप फ्रीज करवा लो, क्योंकि पता है कि एकदम से नेचुरल कंसीव नहीं हो सकता, बट हाँ, अगर हमारे स्पर्म फ्रीज है तो हम कंसीव थ्रू आईवीएफ करवा सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है और आपको रिकमेंडेशन की गई है डॉक्टर के थ्रू कि आप अपने स्पर्म फ्रीज करवा लो, क्योंकि उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस हैं आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स में, अगले महीने 5 मिलियन तो उसके अगले महीने 15-20 मिलियन आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप फ्रीज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर सभी को स्पर्म अपने फ्रीज कराने चाहिए, तो मेरा आंसर रहेगा नहीं। ये तभी होते हैं जब आपकी में कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, एज इन फिजिकल या फिर कोई मेंटल, या फिर आपको फ्यूचर का पता है कि मेरे को आगे जाकर ये प्रॉब्लम होगी, तो मैं आज ही मैं उसको प्रिजर्व करवा लूँ और सेव करवा लूँ। तो ये बेसिकली फंडा ये कहता है। सो गाइज, मेरे ख्याल से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि क्यों प्रिजर्वेशन करानी चाहिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन वाली चीज़ें होती हैं, या जैसे क्रायो प्रिजर्वेटिंग या क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोला जाता है। सो क्रायो प्रिजर्वेशन में 2 टाइप के होते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में जाते हैं। शॉर्ट टर्म में वो 3 महीने आपको देते हैं और 3 महीने के अंदर अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस होनी है तो उससे पहले आप उसमें काम कर लो, कंसीव कर लो। कुछ इसमें लॉन्ग टर्म भी होता है जिसको हम कहते हैं कि 10 से 50 साल तक, बट मेरे हिसाब से 10 से 50 साल तक मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पर हमने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखी हैं। जब आईवीएफ ट्राई किया गया हो तो वहाँ पर सर्वाइवल ऑफ चांसेस एम्ब्रियो बनने का या फीटस बनने का बहुत ज़्यादा देखा गया। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में ही प्रेफरेंस दी जाती है, 3 महीने के लिए आप प्रिजर्व करो, उसके बाद कोई साइकिल चलती है एज इन आपकी वाइफ की, अगर उसमें कोई AMH वैल्यू कम है, कुछ है, ऊपर है, या फिर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पर वो हेल्प मिल जाती है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो आप क्रायो प्रिजर्विंग करवा सकते हो।
अब रह गई बात यहाँ पर लास्ट कि क्या सेफ़ है क्या अनसेफ है। देखो बेसिकली फंडामेंटल ये उन्हीं के लिए है जहाँ पर पेशेंट को बेसिकली नेचुरल कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आप आईवीएफ की तरफ जा रहे हो या आईयूआई की तरफ जा रहे हो, तो बेसिकली ये फंडामेंटल वहीं पे काम करता है जहाँ पर आपने आईवीएफ का प्रोसेस कराना है। इसीलिए अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं एज इन अपनी बॉडी को लेकर, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को सरहद पे जाना है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें थॉट प्रोसेस चल रही है, तो आप अपने स्पर्म प्रिजर्व करा सकते हैं फॉर योर एम्ब्रियो, फॉर योर बच्चा, फॉर योर चाइल्ड। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नेचुरल कंसीव करूँगा तो दैट्स अ ग्रेट आइडिया। और नेचुरल कंसीव में हम वैसे भी आपकी हेल्प करते ही हैं और करते आए हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 साल से हम हेल्प कर ही रहे हैं कि नेचुरल कंसीव कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। अगर आपके स्पर्म काउंट कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, या फिर आपकी AMH जो है वो कम आ रही है उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आपको कुछ जानना है, पूछना है, तो मैंने वैसे बहुत सारी वीडियो बना रखी है, और इसी के साथ मैंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जो नीचे चल रहा होगा आपके, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।